साल 2008 साइबेरिया के दूर दराज इलाके में डेनिसोवा नामी गार के अंदर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा मिला। तहकीक से मालूम पड़ा कि ये इंसानी हाथ की सबसे छोटी उंगली की हड्डी थी। जब उन्होंने इस हड्डी को बाहर निकाला और इस पर रिसर्च शुरू की तो पहले लगा कि शायद ये 40,000 साल पहले बसने वाले निएंडरथल की हड्डी है, पर डीएनए और जेनेटिक्स टेस्ट करने पर जो मालूम पड़ा उसने सबके होश ही उड़ा दिए। ये डीएनए ना तो किसी निएंडरथल का था और ना ही हमारे जैसे होमो सेपियंस का। ये एक बिल्कुल ही नई किस्म के इंसान का डीएनए था जिसे इस दिन से पहले दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। नाजरीन, ये छोटी सी हड्डी दरअसल एक जवान लड़की की थी जो आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इस जमीन पर जिंदा थी। और क्योंकि ये डेनिसोवा की गार से मिली थी इसीलिए इस नस्ल को डेनिसोवंस का नाम दिया गया। जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो साइंस की दुनिया में एक भूचाल सा मच गया, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो फैमिली ट्री हमने बनाया हुआ था जिसके मुताबिक हम इंसान यानी होमो सेपियंस हैं और हमसे पहले निएंडरथल्स, वो पूरा का पूरा ट्री ही हिल गया। इस डिस्कवरी ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में एक तीसरी किस्म का इंसान भी था जो हमारे साथ इस जमीन पर चल फिर रहा था। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि ये डेनिसोवंस कोई छोटे मोटे या कमजोर लोग नहीं थे। उनके अंदर ऐसी सलाहियतें थीं जो आज के इंसान के पास भी नहीं है। लेकिन इतनी ताकतवर और एडवांस्ड नस्ल होने के बावजूद हमारी हिस्ट्री बुक्स में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बेशक डेनिसोवंस आज जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनका डीएनए आज भी दुनिया के कई जिंदा इंसानों में मौजूद है। साइंटिस्ट ने गार से मिलने वाली हड्डी के डीएनए को जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों के डीएनए के साथ मैच किया तो पता चला कि आज भी तिब्बत, मंगोलिया, पापा न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के खून में डेनिसोवंस का 5% डीएनए मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी दौर में ये गायब शुदा नस्ल और हमारे एंसेस्टर्स आपस में मिले थे और उन्होंने साथ मिलकर नस्लें आगे बढ़ाई। पर यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। निएंडरथल्स जो कि हमारे दूसरे कजन्स थे, दुनिया भर में उनके ढेरों ढांचे और फॉसिल्स मिल चुके हैं, लेकिन इन डेनिसोवंस का क्या? इनके वजूद के सबूत के तौर पर हमारे पास सिर्फ एक छोटी उंगली की हड्डी, कुछ दांत, तिब्बत के पहाड़ों से मिला एक जबड़ा और चाइना से मिली एक खोपड़ी है, बस इतना ही। साइंटिस्ट परेशान हैं कि एक ऐसी ताकतवर नस्ल जिसने अपने डीएनए के निशानात आज के इंसानों तक छोड़े हुए हैं, होना तो ये चाहिए कि उनके बहुत सारे ढांचे या फॉसिल्स मिलने चाहिए थे, पर ऐसा क्यों नहीं है? 2010 में डेनिसोवंस की खबर आम हुई तो इंसानी तारीख की बुनियादें हिल गईं, क्योंकि पहले कहानी बिल्कुल सीधी थी कि इंसान अफ्रीका में पैदा हुए और वहां से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट हुए। निएंडरथल्स यूरोप में रहते थे और कभी कभी इनका होमो सेपियंस यानी इंसानों से टकराव होता था। लेकिन डेनिसोवंस की आमद ने इस साफ सुथरी कहानी को उलझा कर रख दिया है। साइबेरिया की उस गार से मिलने वाले डीएनए ने साबित किया कि ये सिर्फ एक आम छोटी सी आबादी नहीं थी। जब तिब्बत और चाइना जैसे अलग अलग इलाकों में उनके मजीद फॉसिल्स मिले तो ये बात वाजे हो गई कि डेनिसोवंस का राज पूरे एशिया पर फैला हुआ था। उन्होंने ना सिर्फ वहां आबादियां बनाई बल्कि वहां के लोगों के इम्यून सिस्टम, उनके जिस्म और उनके दिमाग तक को शेप किया। लेकिन फॉसिल्स का इतना कम होना आज भी एक सबसे बड़ा राज है। अब एक्सपर्ट्स ने इनके मिलने वाले बॉडी पार्ट्स को साइंटिफिक अंदाज में देखना शुरू किया तो इनकी शक्लो सूरत का अंदाजा लगाना काफी हद तक आसान हो गया। पहले तो लग रहा था कि शायद डेनिसोवंस हम इंसानों जैसे ही दिखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। चाइना से मिलने वाली खोपड़ी जिसे ड्रैगन मैन का नाम दिया गया, इस खोपड़ी का साइज काफी बड़ा और इंसानों के मुकाबले में एबनॉर्मल लग रहा था। इसी तरह तिब्बत से मिलने वाले जबड़े को देखा जाए तो उसकी मोटाई आज के आम इंसान के जबड़े से दुगनी है। उनके दांत इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया के जानवर के हों। सबसे हैरान करने वाली बात इनके दिमाग का साइज था। साइंटिस्ट के मुताबिक डेनिसोवंस की खोपड़ी में दिमाग रखने की जगह हमारे मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा थी।
ये सिर्फ साइज का बड़ा होना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि इनका दिमाग किसी और ही एडवांस तरीके से काम करता था। क्या इसका मतलब ये है कि डेनिसोवन्स आम इंसान नहीं बल्कि वो सुपर ह्यूमंस थे जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया? ये बात सच है कि दिमाग का बड़ा होना हमेशा इस बात को जाहिर नहीं करता कि वो मखलूक ज्यादा अक्लमंद होगी, लेकिन जब हम डेनिसोवन्स के डीएनए की गहराई में जाते हैं तो एक अलग ही कहानी मिलती है। उनके डीएनए में कुछ ऐसे न्यूरल पाथवेज और जीन्स मिले हैं जो दिमाग की डेवलपमेंट को मुख्तलिफ अंदाज में कंट्रोल करती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि उनकी याददाश्त यानी मेमोरी प्रोसेसिंग हमसे कहीं ज्यादा थी और वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को हमसे बेहतर अंदाज में समझ सकते थे। ये वाकई साइंस का एक हैरत अंगेज इंकशाफ है कि हमारे दिमाग और जिस्म की सलाहियतें सिर्फ हमारी अपनी नहीं हैं। जब आम इंसान 10,000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी से स्ट्रगल करता है, वहीं तिब्बत के लोग 14,000 फीट पर आसानी से जिंदगी गुजारते हैं। इसका राज उनके डीएनए में मौजूद EPAS1 जीन में छुपा है, जो उनके खून को पतली हवा से ऑक्सीजन जज्ब करने में मदद देता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जीन होमोसेपियंस का अपना नहीं बल्कि ये हमें डेनिसोवन्स से विरासत में मिला है, क्योंकि गार से मिलने वाली हड्डियों के डीएनए में भी EPAS1 जीन पाई गई है। हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स मैदानों में थे, डेनिसोवन्स ने उन एक्सट्रीम बुलंदियों और बर्फीले पहाड़ों पर रहते हुए अपनी जेनेटिक्स को ढाल लिया था। आज उन्हीं के डीएनए की बदौलत तिब्बत के लोग मुश्किल हालात में जीने की महारत रखते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, डेनिसोवन्स ने आने वाली नस्लों को एक और बहुत बड़ा तोहफा भी दिया, और वो था बेहतरीन इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत। जब पुराने वक्तों में इंसान नई नई बीमारियों और वबाओं से मर रहे थे, डेनिसोवन्स उन वबाओं के बीच आराम से चल फिर रहे थे जैसे उन्हें कोई आम सा नज़ला जुकाम हो। उनकी जीन में बीमारियों से लड़ने की ऐसी शील्ड थी जो उन्होंने बाद में ओशियानिया और एशिया के मकामी लोगों को दी। उनकी इम्यूनिटी इतनी ताकतवर थी कि कुछ रिसर्चर्स तो यहाँ तक मानते हैं कि उनकी सेलुलर डिग्रेडेशन यानी उनके बूढ़े होने का अमल भी हमसे कहीं ज्यादा स्लो था। आसान अल्फाज में कहा जाए तो डेनिसोवन्स आम इंसानों की निस्बत ज्यादा लंबे अरसे तक जीते थे, जल्दी बूढ़े नहीं होते थे और दिमागी तौर पर आखिर तक चुस्त रहते थे। अगर आप इन सब खूबियों को मिला लें, ताकतवर जिस्म, बड़े दिमाग, पहाड़ों पर जीने की ताकत, बीमारियों से बचने का ताकतवर इम्यून सिस्टम और लंबी जिंदगी, तो ये इंसान की किसी एडवांस्ड और अपग्रेडेड फॉर्म का खाका बनता है, यानी वाकई में एक सुपर सिविलाइजेशन। जहां डेनिसोवन्स की दरियाफ्त ने ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमारी सोच को हिलाकर रख दिया है, वहीं इनके रहन सहन और टूल्स बनाने की सलाहियतों ने भी हमें एक बड़ा धचका दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत 2008 में साइबेरिया की डेनिसोवा केव से मिलने वाला एक सब्ज रंग का कंगन है, जिसे क्लोरिडोलाइट ब्रेसलेट कहते हैं। पहली नजर में ये किसी मलका का नया जेवर लगता है, मगर जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 50 से 70 हजार साल पुराना है। इस ब्रेसलेट की सबसे हैरत अंगेज बात इसकी चमक नहीं बल्कि इसमें मौजूद एक परफेक्टली गोल सुराख था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी नफीस पॉलिश और बिल्कुल सीधा सुराख उस जमाने में हाई स्पीड रोटरी ड्रिलिंग के बगैर नामुमकिन था। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हम मॉडर्न इंसानों ने हजारों सालों बाद दरियाफ्त की। स्टोन एज में ऐसी इंजीनियरिंग देखकर साइंटिस्ट दंग रह गए। एक माहिर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी पुराने इजिप्ट के पिरामिड से नया आईफोन मिल जाए। ये दरियाफ्त साबित करती है कि डेनिसोवन्स ना सिर्फ मजबूत जिस्म और खास डीएनए के मालिक थे, बल्कि उनकी ज़हनी और टेक्निकल तरक्की हमारी सोच से कहीं ज्यादा थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2016 में उसी गार से 50,000 साल पुरानी हड्डी से बनी एक 7 सेंटीमीटर लंबी सुई भी मिली, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर धागा डालने के लिए बाकायदा सुराख मौजूद था। ये दुनिया की सबसे पुरानी सुई है, जो साबित करती है कि जब हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ जानवरों की खालें लपेट रहे थे, डेनिसोवन्स नाप तोल कर कपड़े सीते थे। एक नक्केदार सुई बनाना इस बात का सबूत है कि उनका दिमाग प्लानिंग, सिमेट्री और नफासत को समझता था।
उन्होंने शतरमुर्ग के अंडों से खूबसूरत मोती भी बनाए और पत्थरों पर कई सिंबॉलिक आर्ट नमूने भी छोड़े। सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीधा सीधा इस बात का इशारा देता है कि उनके पास एक पुख्ता ज़बान और गुफ्तगू का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था, जो उनके दिमाग के हायर ऑर्डर थिंकिंग को जाहिर करता है। इन डिस्कवरीज ने उन्हें महज गारों में रहने वाले अनपढ़ साबित करने के बजाय एक इंतहाई ज़हीन और हुनरमंद नस्ल के तौर पर पेश किया है। अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों ने हैरान नहीं किया तो अब तैयार हो जाइए कुछ बहुत ही बड़ा सुनने के लिए। आइए चलते हैं एशिया के उन पहाड़ी इलाकों में जहां ऐसे राज दफन हैं जिन्हें आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साइबेरिया के घने जंगलों के बीच एक जगह है जिसे माउंट शोरिया कहा जाता है। यहाँ आपको जमीन पर इतने बड़े और भारी पत्थर के ब्लॉक्स मिलेंगे जिन्हें अगर आज के दौर की सबसे आला और जदीद क्रेन्स भी उठाना चाहें तो वो भी हार मान जाएंगी। इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 3000 टन से भी ज्यादा है। इन ब्लॉक्स की एजेस पर गौर किया जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे इन्हें इंतहाई नफासत से काटा गया हो। इनके किनारे बिल्कुल स्ट्रेट और राइट एंगल्स पर कटे हुए हैं। मेन स्ट्रीम जियोलॉजी इसको अक्सर कुदरती अमल कहकर टाल देती है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हकीकत ये है कि ये जगह बिल्कुल उस इलाके के बीच में आती है जो डेनिसोवंस का असली घर था। इसी तरह मंगोलिया और पूरे सेंट्रल एशिया में हजारों परफेक्टली कटे हुए पत्थरों के स्लैब्स और अजीमो शान पत्थरों के घर दरियाफ्त हुए हैं, जिन्हें हम कुदरती कहकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वहाँ मौजूद हैं जहाँ उस दौर के आम इंसानों के पास ना ही इतनी समझ थी और ना ही ऐसे टूल्स कि वो इतने भारी पत्थरों के पहाड़ काटकर आपस में एक खास तरतीब से जोड़ सकें। इन मेगालिथिक साइट्स की एक और हैरानकुन खासियत ये है कि ये आसमानी तारों और सूरज के साथ अलाइन किए गए हैं। मंगोलिया में मौजूद ये पत्थर साल के सबसे बड़े दिन यानी सोल्स्टिसेस के सनराइज और सनसेट के ऐन मुताबिक खड़े हैं या फिर किसी खास मकसद से खड़े किए गए हैं। वही तरीका जो हमें इजिप्ट के पिरामिड्स, स्टोनहेंज और मायन कैलेंडर्स में नजर आता है। तो जरा सोचिए, क्या इन बाद में आने वाली सिविलाइजेशंस ने ये सब कुछ अकेले सीख लिया या फिर ये डेनिसोवंस के बनाए हुए नक्शों पर चल रहे थे? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर डेनिसोवंस इतने ही एडवांस थे तो फिर उनकी नस्ल मिट कैसे गई? ऐसा क्यों है कि हमें उनके सिर्फ गिने चुने फॉसिल्स ही मिले हैं? यहाँ हैरानी की बात यह है कि 40,000 साल पहले तक जब डेनिसोवंस का आखिरी नोन जिस्म जिंदा था, टाइम लाइन को देखा जाए तो यही वो वक्त था जब होमोसेपियंस यानी इंसानों ने यूरेशिया में कदम रखा। तारीख गवाह है कि जब भी दो इंसानी नस्लें एक साथ एक टेरिटरी में आई हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही बची है। हमारी नस्ल तादाद में बहुत ज्यादा थी, बहुत एग्रेसिव थी और हम जंगजू थे। जेनेटिक्स हमें बताती है कि इन्होंने आपस में शादियां भी की और इंटरब्रीड भी किया, तभी तो उनका डीएनए आज भी बचा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद इनका वजूद खत्म क्यों हुआ? कुछ का मानना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक जेनोसाइड था, यानी उस जमाने की सबसे बड़ी नस्लकुशी जिसमें आम इंसानों ने तादाद और चालाकी के जरिए इस एडवांस नस्ल का असर दुनिया से मिटा दिया और उनकी कहानी दबा दी। लेकिन एक आखिरी थ्योरी जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो इस जेनोसाइड से हटकर है। ये थ्योरी कहती है कि डेनिसोवंस दुनिया के हालात और होमोसेपियंस की खून खराबी देखकर अपने आप को अलग कर गए। वो पहाड़ों की बुलंदियों और गहरी गारों में छुप गए, वही जगह जो उन्हें वैसे भी अच्छी लगती थी। और फिर तकरीबन 12,800 साल पहले जमीन पर एक बहुत बड़ी तबाही आई। साइंस इस दौर को यंगर ड्रायस इवेंट कहती है। आसमान से गिरते आग के गोले, टेम्परेचर का अचानक इंतहाई बढ़ जाना, बर्फ की चादर का पिघलना और ऐसे बड़े सैलाब आना जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा तबाह कर दिया। ये वही दौर है जिसे रिलीजियस स्टोरीज में नोहास फ्लड और कदीम कहानियों में दुनिया का रीसेट कहा गया है। शायद यही वो लम्हा था जब पहाड़ों में छुपी ये सुपर सिविलाइजेशन अपनी तमाम तरक्की, लाजवाल टूल्स और अनगिनत राजों के साथ हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गई। पीछे छोड़ गई तो सिर्फ एक छोटी सी उंगली की हड्डी जो आज हमें उनकी अजमत की कहानी सुना रही है।
अगर एक पूरी सुपर सिविलाइजेशन वाकई में तारीख से मिट सकती है तो सोचिए हमने और क्या खो दिया है। और सबसे अहम सवाल, अभी इस जमीन के नीचे ऐसे कितने और राज दफन हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।